मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो द्वितीय पेपर है, वित्तीय प्रबंध के तत्व है। इसके अंतर्गत प्राप्यों का प्रबंध, रिसीवेबल मैनेजमेंट। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में प्रत्येक संस्था को अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए उधार माल का विक्रय करना पड़ता है। जब संस्था उधार माल को बेचती है, तब भुगतान भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। संस्था द्वारा ग्राहकों को दी गई उधार की सुविधा के परिणाम स्वरूप प्राप्यों का सृजन होता है। इन प्राप्यों का व्यवसाय की चालू संपत्तियों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामान्यतः प्राप्य कुल चालू संपत्तियों में से 15% से 25% तक होते हैं। सामान्यतः संस्थाओं द्वारा पूंजी बाजार में प्राप्यों के लिए वित्त की कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं की जाती है, किंतु फिर भी बड़े व्यावसायिक उपक्रमों में पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग प्राप्यों में विनियोजित रहता है। अतः प्राप्यों को उचित प्रबंध करना संस्था के लिए आवश्यक हो जाता है। प्राप्यों का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स। जॉन जे हेम्पटन के अनुसार प्राप्य व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान माल अथवा सेवाओं की बिक्री के कारण फर्म को देय राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले संपत्ति खाते होते हैं। इस प्रकार प्राप्य संस्था के अपने ग्राहकों के प्रति दावों को प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्राप्यों का सर्जन उधार विक्रय के फलस्वरूप होता है तथा इन्हें चिट्टे में चल संपत्तियों के शीर्षक के अंतर्गत प्राय विविध देनदार, पुस्तकीय ऋण, प्राप्य वित्त आदि नामों से दर्शाया जाता है। प्राप्यों की प्रकृति अथवा विशेषताएं। प्राप्यों की प्रमुख विशेषताओं के निम्न बिंदु है। जोखिम, रिस्क। प्राप्यों में जोखिम तत्व पाया जाता है। प्राप्यों का संबंध उधार बिक्री से होता है, अतः डूबत की संभावना विद्यमान रहती है, जबकि नगद बिक्री में जोखिम का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु, प्राप्य वर्तमान आर्थिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। उधार विक्रय के समय माल का आर्थिक मूल्य तत्काल को स्थानांतरित हो जाता है, जबकि विक्रेता को लाभों को प्राप्ति भविष्य में होती है। अतः प्राप्य वर्तमान आर्थिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। भविष्योन्मुखी। प्राप्यों के अंतर्गत क्रेता द्वारा प्राप्त माल अथवा सेवाओं के मूल्यों का भुगतान भविष्य की निर्धारित निधि को किया जाता है। चालू संपत्ति। चूंकि प्राप्यों का भुगतान अल्पावधि में कर दिया जाता है, अतः ये चालू संपत्तियों का एक भाग होते हैं। प्राप्यों के उद्देश्य अथवा महत्व, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ रिसीवेबल्स। प्राप्यों का उदय उधार विक्रय के कारण होता है, अतः प्राप्यों के सर्जन के उद्देश्य वही हैं जो उधार बिक्री के होते हैं। उधार विक्रय के प्रमुख उद्देश्य निम्न वर्णित है। विक्रय में वृद्धि। कोई भी संस्था यदि उधार विक्रय करती है तो वह नगद की तुलना में अधिक विक्रय कर सकेगी। उधार की सुविधा विक्रय बढ़ाने का एक शक्तिशाली प्रेरक है, क्योंकि बहुत से ग्राहक ऐसे होते हैं जो माल क्रय करते समय नगद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। यदि संस्था उधार विक्रय नहीं करती है तो
ग्राहकों की संख्या घटेगी अथवा कुल विक्रय की राशि में कमी होगी, अतः उधार विक्रय के फलस्वरूप विक्रय में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धा का सामना। कभी कभी संस्था को अपने ग्राहकों को इसलिए उधार की सुविधा देनी होती है क्योंकि उसकी प्रतियोगी संस्थाएं अपने ग्राहकों को ये सुविधा दे रही है। यदि संस्था ऐसा नहीं करेगी तो उसे विक्रय की हानि होगी। संस्था को अपनी प्रतियोगी संस्थाओं के समान ही साख नीति अपनानी चाहिए, जिससे उसके ग्राहक प्रतिस्पर्धा से माल खरीदने को प्रेरित न हो। लाभों में वृद्धि। उधार विक्रय के फलस्वरूप विक्रय की मात्रा में वृद्धि होती है तथा विक्रय की मात्रा के परिणाम स्वरूप लाभों में वृद्धि होती है। कभी कभी संस्था उधार विक्रय पर नगद विक्रय की तुलना में लाभ की दर अधिक वसूल करती है। इसके परिणाम स्वरूप भी कुल लाभों की राशि में वृद्धि होती है। प्राप्यों संबंधी लागतें। जब संस्था उधार माल बेचती है तो यह आवश्यक नहीं है कि जितनी राशि का उधार माल बेचा गया है वह संपूर्ण राशि वसूल हो जाए। इसके अतिरिक्त उधार माल बेचने के कारण संस्था को प्रशासनिक व अन्य कई प्रकार की लागतें वहन करनी पड़ती है। प्राप्यों में विनियोजन संबंधी लागतें निम्न है। पूंजी लागतें। प्राप्यों में संस्था के वित्तीय स्रोतों का एक महत्वपूर्ण भाग अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि ग्राहकों को वस्तुओं अथवा सेवाओं का विक्रय करने तथा उनसे भुगतान प्राप्त करने के बीच समय अंतराल महत्वपूर्ण होता है। इस समय अंतराल के दौरान संस्था को अपने दायित्व जैसे कच्चे माल के पूर्तिकर्ताओं, कार्यकर्ताओं आदि को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी होती है। अतिरिक्त वित्तीय साधनों की व्यवस्था बाहर से अथवा संस्था के लाभों को रोककर की जा सकती है। पहली स्थिति में संस्था की बाहरी ऋणदाताओं को ब्याज का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दूसरी स्थिति में उसे अवसर लागत वहन करनी पड़ती है। यहाँ अवसर लागत से तात्पर्य उस राशि से जो व्यवसाय द्वारा लाभों का कहीं अन्य विनियोजन करके अर्जित कर सकता है। प्रशासनिक लागतें। प्राप्यों के संबंध में संस्था को अन्य प्रशासनिक लागतें वहन करनी पड़ती है, जिससे ग्राहकों के लेखांकन अभिलेख तैयार करने हेतु नियुक्त किए गए कर्मचारियों को वेतन, ग्राहकों की साख, योग्यता की जांच संबंधी लागत आदि। वसूली लागतें। संस्था को अपने ग्राहकों से भुगतान वसूल करने के लिए विभिन्न खर्च वहन होते हैं, जिसमें संग्रहण हेतु रखे गए कर्मचारियों को वेतन तथा प्रेरणा के रूप में ग्राहकों को देय नगद छूट इत्यादि प्रमुख है। कभी कभी दोषी ग्राहकों से धनराशि वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है। चूक लागतें। कभी कभी सभी प्रयासों के बावजूद भी कुछ ग्राहकों में उनकी असमर्थता के कारण संस्था पैसा वसूल नहीं कर पाती। अंत में ऐसे ऋणों का डूबत ऋण मान लिया जाता है, उसे अपलिखित कर लिया जाता है। प्राप्यों में निवेश के आकार के निर्धारक तत्व। प्राप्यों में निवेश का आकार कहीं तत्वों पर निर्भर करता है। सुविधा के दृष्टिकोण से इन तत्वों को सामान्य तल व विशिष्ट तल में नियंत्रित करके किया जाता है। सामान्य तत्व।
सामान्य तत्वों में ऐसे तत्व होते आते हैं जो किसी भी व्यवसाय में प्रत्येक प्रकार की संपत्ति में विनियोग संबंधी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इनमें प्रमुखतः व्यवसाय की प्रकृति एवं स्वरूप, प्रबंधकों का दृष्टिकोण, विक्रय का अनुमानित आकार, व्यवसाय की मात्रा, सामान्य आर्थिक दशाएं, मूल्य स्तर में होने वाले उच्चावसन कोषों की उपलब्धता आदि प्रमुख है। ये सभी तत्व एक संस्था के लिए अनियंत्रित होते हैं तथा इनका प्रभाव अल्पकालीन न होकर दीर्घकालीन होता है। अतः उपयुक्त वर्णित सभी तत्वों को प्राप्यों में निवेश के आकार के दीर्घकालीन निर्धारण तत्वों की संज्ञा दी जा सकती है। विशिष्ट तत्व। इन तत्वों में ये तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जिनको एक संस्था नियंत्रित कर पाती है तथा ये सभी तत्व प्राप्यों में निवेश के आकार को अल्पकाल में प्रभावित करते हैं। इन तत्वों में प्रमुख तत्व निम्न वर्णित है। विक्रय की शर्तें। प्राप्यों में निवेश के आकार को विक्रय की शर्तें सर्वाधिक प्रभावित करती है। यदि संस्था उधार माल का बिल्कुल भी विक्रय न करे तो प्राप्य सर्जन का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ बड़े संगठन जैसे सुपर बाजार, विभागीय भंडार आदि ये निश्चय कर सकते हैं कि उधार माल बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। ऐसे निर्णय की स्थिति में स्वाभाविक ही है कि उनके यहाँ प्राप्यों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। परंतु इस प्रकार का निर्णय स्वतंत्रतापूर्वक नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रतिस्पर्धा क्षेत्र विशेष में प्रचलित परंपराएं, व्यावसायिक प्रथाएं आदि तत्व संस्थाओं को इस बात के लिए विवश करते हैं कि ये उधार माल बेचें। उधार विक्रय की मात्रा। जब संस्था द्वारा उधार माल विक्रय का निर्णय ले लिया जाता है तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि उधार विक्रय की मात्रा कितनी होगी, अर्थात कुल विक्रय का अधिकतम कितने प्रतिशत उधार विक्रय होगा। प्राप्यों में निवेश के स्तर तथा उधार विक्रय की मात्रा में प्रत्यक्ष धनात्मक सहसंबंध है। यदि उधार माल की मात्रा बढ़ती है तो प्राप्यों में निवेश का आकार भी बढ़ेगा और यदि उधार विक्रय की मात्रा घटती है तो प्राप्यों में निवेश का आकार भी घटेगा। विक्रय की स्थिति। यदि संस्था का व्यवसाय मौसमी प्रकृति का है, जैसे ऊनी कपड़े, बिजली के पंखे, आइसक्रीम आदि, तो मौसम विशेष रूप से प्राप्यों में निवेश भी बढ़ सकता है। संस्था की साख नीति। संस्था द्वारा अपनाई जाने वाली उधार साख नीति से भी प्राप्यों में निवेश की राशि प्रभावित होती है। उधार साख नीति अपनाने पर ग्राहकों को आसान शर्तों पर माल क्रय करने की सुविधा मिल सकती है। इससे संस्था की बिक्री बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्यों में विनियोग की राशि भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत कठोर साख नीति अपनाने पर संस्था की बिक्री कम हो जाती है, क्योंकि संस्था की साख कसौटियाँ इतनी दृढ़ होती है कि सब ही ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्यों में निवेश अपेक्षाकृत कम हो जाता है। किसी भी उधार संस्था की साख नीति में ग्राहकों को माल उधार बेचने से संबंधित अनेक तत्वों का समावेश किया जाता है। इन तत्वों में उधार देने की अवधि, नगद छूट का आकार तथा
प्राप्य विपत्रों को बैंक के बड़े भुगतान की सुविधा आदि प्रमुख रूप से है।